एक्सपोज़ वीडियो तो काफ़ी देखे होंगे जिसमें गवर्नमेंट को एक्सपोज़ किया जाता है, पर या तो ये यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं या न्यूज़ चैनल वाले। न्यूज़ चैनल को तो खरीद लिया गया है, इसलिए उन्होंने तो करना छोड़ दिया, पर अब एक्सपोज़ किया है बीजेपी के खुद के ही एक मेंबर ने। बीजेपी And Home Ministry refused to give. Yes, and I told it to the Prime Minister same evening कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोग और उनके नाम भी आपने लिए, वसीम अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री Of course, सब तो इज द प्रधानमंत्री ऑल्सो इन्वॉल्व? No, he was not involved, but मैं आपको ये बता शक तो सकता लगता है ना? सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बात करने वाले हैं कि कैसे बीजेपी को खुद को ही बीजेपी के नेता ने एक्सपोज कर दिया, और बीजेपी के एक भारी मेंबर जिसे कहा जा सकता है सत्यपाल मलिक ने एक द वायर के इंटरव्यू में करण थापर के साथ बीजेपी और मोदी के इतने काले सच बताए जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन्हें इतना महत्वपूर्ण नेता या इतना महत्वपूर्ण सदस्य क्यों बता रहा हूँ बीजेपी का, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के गवर्नर रहे बड़े सेंसिटिव टाइम पे, जब पुलवामा और 370 हुआ था तभी ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, साथ ही साथ ये गोवा के भी गवर्नर रहे, साथ ही साथ ये 21st गवर्नर ऑफ मेघालय, MP फ्रॉम अलीगढ़ भी रहे, और तो और ये उड़ीसा और बिहार के गवर्नर 2017 से 2018 के बीच साइमल्टेनियस एक साथ थे। अभी भी हम गूगल करें तो हमें पता चलता है कि अभी भी वो बीजेपी के मेंबर तो है ही। इंटरव्यू में ऐसा तो क्या था जिसने पीएम को इस तरह से एक्सपोज किया कि हमारी 56 इंच की छाती वाले पीएम की ऐसी हमें साइड देखने को मिली जो हमें इससे पहले दिखी ही नहीं थी। उनके ऐसे कुछ काले सच जानने को मिले जो बीजेपी या उसका IT सेल या कोई भी बात ही नहीं कर पाता, और कुछ तो करप्शन की बातें ऐसी हुई जो पहला काला सच आपको पता था जो इंटरव्यू शुरू होने के 10 ही मिनट बाद सामने आ गया था, क्योंकि जब करण थापर ने पुलवामा को लेकर सवाल पूछा सत्यपाल जी को, क्योंकि तब के वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर गवर्नर थे, इसलिए इतना काला सच बताया बीजेपी के बारे में सत्यपाल जी ने जो सोचा भी नहीं जा सकता। पुलवामा को लेकर पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि वो स्टोरी थी क्या और क्या हुआ था उस अटैक में। तो 14 फरवरी 2019 को एक 78 व्हीकल्स का आर्मी कॉन्वॉय जा रहा था जम्मू से श्रीनगर। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से वो पूरा कॉन्वॉय जा रहा था हाईवे से, तभी उसी एक हाईवे के लिंक रोड, जो हाईवे के पास लिंक रोड होता है जो आसपास के गाँवों को कनेक्ट करता है, वहाँ से एक ब्लू वैन आती है और आके उस कॉन्वॉय की 5th व्हीकल को आके टकराती है, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट 40 जवानों की मृत्यु हो जाती है। इशू को लेके करण थापर ने सवाल पूछा सत्यपाल जी को कि ये अपने देश का एक बहुत बड़ा फेलियर था कि हमने इतने लंबे कॉन्वॉय में ऐसी सेंसिटिव लोकेशन पे इतने सारे जवानों को भेजा है जहाँ पे कुछ भी हो सकता था, और जो बाद में हुआ भी। तब सत्यपाल जी ने कहा कि उन्होंने ये रिप्लाई दिया है इस इशू को लेकर कि उन्हें पहले इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था एज अ गवर्नर कि इतना बड़ा कॉन्वॉय 78 व्हीकल्स का जम्मू से श्रीनगर जाने वाला है। और उसके बाद जब उन्हें पता चला CRPF वालों से कि उन्होंने पहले 5 एयरक्राफ्ट की मांग की थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी बताया था कि ये हमारा ही फेलियर है कि हमने पहले से ही 5 एयरक्राफ्ट नहीं लिए, क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव लोकेशन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता था, और जो बाद में हुआ भी। और ये राजनाथ सिंह का फेलियर बताया उन्होंने कि उन्हें सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट अगर पहले दे दिए गए होते तो ये ना होता। और जब ऐसा प्रधानमंत्री जी को उन्होंने बताया तो उन्होंने इन्हें चुप रहने को कहा, और अजीत डोभाल ने भी इन्हें चुप दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे चुप रहो। मैं ये बोल भी चुका था 1-2 चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो। मैं कहा ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। ये पुलवामा की स्टोरी बता रहा था कि एक लिंक रोड जो आसपास के गाँव को जोड़ती है, उनमें से एक गाड़ी आई थी और इस कॉन्वॉय को टकराई थी। तो इसी को लेकर बाद में सत्यपाल मलिक जी ने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो रोड भी प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं थी, जिसका मतलब है कि वो जो लिंक्स जुड़ रहे थे बाकी के गाँव से आके मेन हाईवे पे, वो वहाँ पे भी कोई भी पुलिस की जीप नहीं खड़ी थी जो लोगों को रोक सके कुछ टाइम के लिए जब तक वो कॉन्वॉय पास नहीं कर जाता। वो पूरे खुले पड़ थे, जिसका मतलब ये था साफ कि कोई भी गाड़ी आके टकरा सकती थी, सीधा न्योता था टेररिस्ट को। 1-2 नहीं, कम से कम 10 जितने लिंक रोड्स थे उस स्पेसिफिक एरिया में जहाँ से आके वो गाड़ी टकराई थी, वो ब्लू वैन आके 5th कॉन्वॉय के व्हीकल को टकराई थी, पर एक भी जगह पे पुलिस की जीप नहीं खड़ी थी या कोई भी पुलिस वाला भी नहीं खड़ा था जो कुछ टाइम पे तक रोक सके व्हीकल्स को पास होने से।
ये तो सुना ही होगा जो मैंने अभी पहले बताया कि राजनाथ सिंह का और ये जो 5 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए वो पूरे सिस्टम का फेलियर था। पर साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इस अटैक को एज अ पाकिस्तान के ऑफेंस में भी लिया जाने वाला था बाद में, और प्रधानमंत्री ने इसीलिए चुप रहने को कहा था कि उनके फेलियर बाहर ना आए बीजेपी के और गवर्नमेंट के, और वो ये सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दे और इसे पॉलिटिक्स में वोट लेने के लिए यूज़ करें, जो बाद में उन्होंने किया भी। काफ़ी जगह पे उन्होंने ये कह के वोट लिए कि आप जवानों के नाम पे बीजेपी को वोट दे दी। I did, and to use it for some other purposes. And The you tragedy was used for something else. ये आपने पहले भी कहा और आप फिर दोहरा रहे फिर दोहरा रहा हूँ. It is my conviction that instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मैं इस भाषा में नहीं कह सकता. एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हुआ कि हमारे परम पूजनीय धर्म धुरंधर प्रधानमंत्री जी कैसे वोट की भीख मांग रहे थे 40 जवानों की मौत। जो प्रधानमंत्री जी पे लगाया गया है उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 370 के ऊपर कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाने की बात चल रही थी। जब हटाए उसके कुछ दिनों पहले तब तक गवर्नर को ही नहीं पता था कि ये हटने वाला है कि नहीं, या ये कंफर्म न्यूज़ है कि नहीं, क्योंकि उसके जब हटाया गया उसके कुछ दिनों पहले जब गवर्नर से एक इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बातें चल रही, ऐसा कुछ होगा नहीं। और इस इंटरव्यू में इन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि उन्हें एक दिन पहले तक शाम तक उन्हें बताया नहीं गया था कि ये हटने वाला है कि नहीं। मतलब गवर्नर जो प्रेसिडेंट रूल के अंडर था, जिसकी चिट्ठी के बिना ये हट भी नहीं सकता था, उसे ही नहीं पता था एक दिन तक कि ये हटने वाला है। इसके साथ इन्होंने ये कहा, ये क्लैरिफाई किया इस इंटरव्यू में कि इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये 370 अगले दिन हटने वाला है, क्योंकि 13 तारीख शाम को ही उन्हें होम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सत्यपाल जी ये जो मैं आपको फैक्स कर रहा हूँ वो अगले दिन 11 बजे से पहले भेज देना, क्योंकि 370 हटने वाली है। मतलब प्रेसिडेंट रूल के अंडर जिन्हें सबसे पहले जिनके साथ डिस्कस होना चाहिए था उन्हीं के साथ डिस्कस नहीं किया था। पहले शाम होम मिनिस्टर का फोन आया और उन्होंने कहा सत्यपाल मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह उसे अपनी उससे कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज। जब आप कहते हैं एक दिन पहले फोन आया, इसका मतलब है फोन 4 तारीख को आई थी। 4 तारीख की रात में। इसका मतलब है 3 को जब आपने ANI से बात की तो कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता था, मैं झूठ नहीं बोलता इन चीजों में। Shouldn't you have been informed? It was president's rule. You were the actual ruler. You were the titular governor. Shouldn't you have been पहले informed? दिन से रहते हैं कि वो करप्शन नहीं करते, उसी चक्कर में उन्होंने नोटबंदी कर दी, पर उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पर फिर भी सत्यपाल जी ने उन्हें एग्जैक्टली उन्होंने ये कोट किया था कि प्रधानमंत्री जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है करप्शन से। इसका एक एग्जांपल देते हुए सत्यपाल जी ने यह बताया कि जब वो गोवा में गवर्नर थे तब उन्होंने एक करप्शन की रिपोर्ट की थी प्राइम मिनिस्टर को कि गोवा में इस जगह पे करप्शन हो रहा है। तब प्रधानमंत्री ने उन्हें जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको कोई मिसलीड कर रहा है। जब सत्यपाल जी ने बताया कि आपने किससे पूछा या किससे क्लैरिफाई किया प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने कहा कि मैंने इन सोर्सेज से क्लैरिफाई किया। जब उनका नाम पता चला सत्यपाल जी को, तब उन्होंने बताया कि ये जिन सोर्सेज से आपने क्लैरिफाई किया है वो खुद ही करप्शन कर रहे थे चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ कर। पता होने के बावजूद इतनी करप्शन की रिपोर्ट आ रही थी, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने सत्यपाल जी को बाहर निकाल दिया और उनकी बदली करवा दी, मगर उन सोर्सेज को कभी कुछ भी नहीं कहा। ये कहना था सत्यपाल जी। मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है, और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फलां आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है। कि कैसे स्टेटमेंट्स दिए सत्यपाल जी पे और वो कितने कॉन्फिडेंट थे इस बात को कहने के लिए। पर बाद में जब अदानी पे भी सवाल पूछा करण थापर ने, तब भी काफ़ी चौंकाने वाले सच सामने आए, क्योंकि पहले से ही जब उन्होंने क्लियर कर रखा था कि प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा नफरत नहीं है करप्शन से, तो उन्होंने ये भी कहा कि शायद अदानी में लगने वाले 20,000 करोड़ भी उनके हो सकते हैं। उन पर ज़्यादा क्लैरिफाई करके स्टेटमेंट नहीं दिया, पर वो मानने को तैयार थे कि वो पैसे उनके हो सकते हैं। बाद में उससे पहले कुछ ऐसा भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर प्रधानमंत्री साहब काफ़ी
काफ़ी देर तक खामोश रहे अदानी वाले इशू पे, जो अभी तक उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है या कुछ भी नहीं बोला है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस बात को लेकर, और ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है बीजेपी के क्राइसिस में और ख़त्म होने में। और इन्होंने तो इतना भी कह दिया कि अगर अभी भी कुछ नहीं बोले प्रधानमंत्री जी तो उस हद तक ख़त्म कर देगा, उस हद तक कि जहाँ पे ये पार्टी मानी भी नहीं जाएगी कि एक टाइम पे ये देश की रूलिंग पार्टी हुआ करती थी और इस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर 10 साल तक उनकी गवर्नमेंट चली। इस हद तक उन्होंने कह दिया था कि इतना नुकसान कर सकता है अदानी पे खामोशी। खतरा है कि अदानी कैन फिनिश द गवर्नमेंट। 100% बिल्कुल। अगर ओपोजिशन ने एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार दे दिया तो बच ही नहीं सकते हैं। The combination of 1-to-1 fights या and Adani can demolish the BJP. टू द एक्सटेंट के पहचानी भी नहीं जाएगी कि यही सरकार थी क्या, इतना कम नंबर आएगा इनका। स्टेटमेंट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि उन्हें भी अपने कुछ सोर्सेज से पता चला था कि अदानी के पीछे लगने वाला सारा का सारा पैसा मोदी जी का है। उन्होंने तो ये भी कहा था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने तब कही थी जब राहुल गांधी जी को निकाल दिया गया था लोकसभा से अभी रिसेंटली ही। तब उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा पैसा उन्हें अपने सोर्सेज से पता लगा है कि मोदी का है, और एक्चुअल जो अदानी की संपत्ति है वो मोदी जी की है। इन्वॉल्वमेंट में इनकी दिलचस्पी है। इसका मतलब है कि अगर दिलचस्पी है तो फायदा भी होगा, नेचुरली। और अगर फायदा होगा तो हो सकता है पैसा भी होगा। बिल्कुल। तीनों चीजें मान गया आप। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है इनकी, जिनमें मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ कौन कौन है, वहाँ का रुपया वो चीफ मिनिस्टर तो सारा खा नहीं रहे हैं, वो यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से फिर कहीं जा रहा होगा, तो हो सकता है अडानी को जा रहा हो। फॉलोअर्स तो यही कहेंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी पॉलिटिशियन का पूरा पैसा किसी बिजनेसमैन के पीछे लगा। ये पहली बार मैंने सुना था अरविंद केजरीवाल जी से, तब मुझे भी लगा था उस क्लिप में कि ये काफ़ी ज़्यादा झूठी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर जब बार बार एक ही चीज़ क्लैरिफाई हो रही हो कि अदानी जी के पीछे मोदी जी आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो सत्यपाल जी कहे, चाहे रवीश कुमार, चाहे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कितने सारे लोग एक साथ एक ही झूठ कैसे बोल सकते हैं, जबकि पीएम ये चीज़ आके क्लैरिफाई भी नहीं कर रहे कि उनका और अदानी का ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हर चीज़ में प्रधानमंत्री सही हर बार तो नहीं हो सकती। कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे कि कैसे सत्यपाल जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पैसा मोदी जी का ही है, 20,000 करोड़ वाला, और वो अदानी के पीछे ही लगा हुआ है। इस पर क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं उन्होंने एग्जैक्ट ये मेंशन किया कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है, जिसका पैसा इनके पास भी आता होगा और वो वाया अदानी के पास भी जाता होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अदानी के पीछे लगने वाला फंड शायद इनका हो सकता है। कि सत्यपाल जी गवर्नर थे उस टाइम पे बहुत दो सेंसिटिव चीज़ हुई थी, एक तो पुलवामा और एक आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा दंगे शुरू हो गए थे और एक बड़ा सेंसिटिव माहौल बन गया था। उस टाइम पे कश्मीर की एडवाइजरी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि सत्यपाल जी को Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसके बदले उन्हें ना घर दिया गया था और ना ही उन्हें इतनी सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी में बस एक सिपाही था, जो भी उन्होंने क्लैरिफाई किया था इसी सत्यपाल जी ने लगा है प्रधानमंत्री जी पे, वो ये था कि कश्मीर के बारे में लेकर प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा इल इन्फॉर्म्ड आदमी है। जब तक 2018 में जब वो ज्वाइन किए कश्मीर को एज ए गवर्नर, तब उन्हें जाके पता चला कि पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री को कुछ भी पता ही नहीं था ज़्यादा कश्मीर के बारे में। सत्यपाल जी भी इस बात पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं इस बात पे इतना श्योर हूँ कि उन्होंने 100% कहा कि पीएम इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड है कश्मीर के बारे में। और ये भी बात कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की स्पीच से आती है कि उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री जी को बस फोटो खिंचवाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और बहुत ही अनएजुकेटेड है वो ऐसा। के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मैंने एक बार मिसाल के तौर पे एक बार कहा कि वहाँ की असली जो प्रॉब्लम है वो जमात है, उनको फिक्र ही नहीं था उस चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे उस पर नोट दे दो, लेकिन मैंने 20 पेज का नोट दिया उन्होंने। ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट। अमित शाह एक्टेड ऑन दैट, नाउ ऑल्सो ही इज एक्टिंग ऑन दैट, बिकॉज जमात इज सो पावरफुल। 20-30% लोग तो सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, उनकी बेहतरीन बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, और मस्जिद हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed. ऑफ कोर्स ही इज
बड़ा एलिगेशन लगाया गया प्रधानमंत्री पे इन चारों में से भी कि प्रेसिडेंट की मीटिंग लिस्ट जो अपॉइंटमेंट लिस्ट होती है जहां उन्हें सबसे मिलना होता है सारे मिनिस्टर से या जो भी उन्हें मिलने आ रहा है वो भी पीएमओ से पास होती है, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट इनके साथ भी हो रखा था जब ये गवर्नर थे जम्मू और कश्मीर के, तब उनकी एक मीटिंग कैंसिल कर दी थी। जब उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था इंटरव्यू पे कि वहाँ पे हमारे भी लड़के वड़के रहते हैं, जिन्होंने बाद में बताया उन्हें कि इनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ से अप्रूव होती है और फिर ही इन्हें मिलने दिया जाता है। और उन्होंने इस बात पे भी अग्री किया कि प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की पपेट है। राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि आपका आज का वो कहीं बिजी हो गई है, कैंसिल हो गया है। राष्ट्रपति भवन में हमारे यहाँ के भी लड़के वड़के रहते हैं। मुझे बताया गया कि इनका तो अपॉइंटमेंट लिस्ट भी पीएमओ में जाती है, वहाँ से क्लियर होती है, उनसे मिलते हैं। ये प्रेसिडेंट मुर्मू की बात कर रहे हैं या उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट गेट्स क्लियर्ड बाय द पीएमओ। यस She can't meet anyone she wants. यस So she's a puppet of the Prime Minister. ऑफ कोर्स। इन्होंने कैसे कैसे राज खोले कि प्रधानमंत्री की पपेट है प्रेसिडेंट और काफ़ी कुछ, पर इनके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इधर कुछ भी मुमकिन नहीं है, ऐसा है ही नहीं। और बाद में जब राहुल गांधी पे सवाल पूछा करण थापर ने तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें निकलवाने में किसी और का भी हाथ था, जो भी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। बोलना चाहते थे क्योंकि चार वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी इतना गलत काम नहीं हुआ जैसा उसे ना बोलने दे के हुआ। स्पीकर ने शेमफुल बहुत गलत काम किया। मैं स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गलत था, उसको ज़रूर बोलने देना चाहिए था। और जब पार्लियामेंट मिले तो उसकी सफाई वहाँ दिलवानी चाहिए, उसका राइट था इनहेरेंट। ये स्पीकर साहब का डिसीजन था या स्पीकर साहब को ये डिसीजन दिया गया था किसी हाँ, और किसी ने? का डिसीजन होता है क्या? होने पे जब आखिरी में करण थापर ने उन्हें पूछा कि क्या आप ये सारे ही स्टेटमेंट पे स्टैंड बाई करते हो, तो उन्होंने 100% कहा और उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट मैं कभी नहीं बदलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये स्टेटमेंट पे वो सारे के सारे सच भी और वो हमेशा स्टैंड बाई भी करेंगे। साथ ही साथ उन्हें कोई डर भी नहीं था इस बात का कि प्रधानमंत्री उनका क्या ही बिगाड़ सकते हैं। भी करें तो हमें पता चलता है कि पीएम पे टोटल 5 इतने बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन में तो वोट देना ही नहीं बनता, क्योंकि उन पे पुलवामा यूज़ करने का चार्ज एलिगेशन लगाए, उन पे एलिगेशन लगाए कि उन्हें करप्शन से नफरत नहीं है, उन पे ये भी एलिगेशन लगाए कि वो प्रेसिडेंट को अपना पपेट बना के रखते हैं, उन पे ये भी एलिगेशन लगाए कि उन्होंने आर्टिकल 370 के टाइम पे गवर्नर को कुछ नहीं बताया था, और उन पे ये भी एलिगेशन लगाए कि ज़्यादा अनएजुकेटेड और इल इन्फॉर्म प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उन्हें 4 साल तक तो यही नहीं पता था कि देश के एक राज्य जम्मू और कश्मीर में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको इसके बाद भी लग रहा है कि पीएम एक सच्चे और आदर्श प्रधानमंत्री है, तो ये इंटरव्यू एक बार पूरा देखना, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी। और अगली बार वोट देने से पहले सोच लेना कि किसके पास जा रहा है वोट, क्योंकि वो समिट तो काफ़ी रिपब्लिक समिट और काफ़ी सारे चैनल्स के समिट देते हैं, पर करण थापर को 3 ही मिनट का इंटरव्यू दिया था 13 से 14 साल पहले।